सेल्यूलॉइड के सितारे। रेडियो नाटकों की जानी मानी आवाज, एक मशहूर थिएटर कलाकार, टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता सुधीर पांडे आज हैं हमारे सेल्यूलॉइड के सितारे। सुधीर पांडे से बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और आज सेल्यूलॉइड के सितारे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करवा रहा हूं एक ऐसे सितारे से जिसने अपनी चमक से प्रसार माध्यम के या कहिए मनोरंजन माध्यम की हर विधा को छुआ है, अपने फन से उसे रोशन किया है और वो सितारा जो है वो आज इस विविध भारती के स्टूडियो में अपनी चमक के साथ जगमगा रहा है। और मुझे बड़ा फक्र है ये कहते हुए कि आज विविध भारती के स्टूडियो में आए हैं आपके अपने सुधीर पांडे। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तमाम सुनने वालों की तरफ से विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी इस सम्मान के लिए, इस स्वागत के लिए, और मैं आपका आभारी हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि मनोरंजन के माध्यम जितने भी हैं उन सभी माध्यमों को अपने फन से रोशन किया है सुधीर जी ने। तो मैं आपको बता दूं कि सुधीर जी बचपन से ही नाटकों से जुड़े रहे हैं, रेडियो से जुड़े रहे हैं, रंगमंच से जुड़े रहे हैं, टीवी पर तो आए दिन आप इन्हें देखते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके अपने घर के सदस्य हैं, क्योंकि किस हर चैनल पर एक ना एक सीरियल सुधीर जी का चल ही रहा है। सुधीर जी एक पांडे जी नाम से भी सीरियल कर रहे हैं, आप उनको बड़े और उसमें बड़े ही मज़ाहिया अंदाज में सुधीर जी आते हैं। सुधीर जी, जैसे कि मैंने अभी कहा लोगों से, और लोग ये जानते भी हैं, कई रेडियो नाटक भी इन्होंने सुने होंगे। दोस्तों को याद दिला दूं एक बार और, मैं भी इससे पहले कि सवालों का और सिलसिला शुरू करूं, कि रेडियो की एक बहुत बड़ी हस्ती जिनके नाम से आकाशवाणी को भी पहचाना जाता था और आज भी जिनका नाम पूरे सम्मान के साथ आकाशवाणी में लिया जाता है, श्री देवकीनंदन पांडे जी, उनके सुपुत्र हैं सुधीर पांडे जी, जिनका नाम आकाशवाणी में आज एक इतिहास बन गया है। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज सुधीर जी हमारे साथ हैं। तो सुधीर जी, आप हमें अपने जीवन का ये जो रेडियो से जुड़ाव रहा, नाटकों से जुड़ाव रहा, किस तरह से रहा, ये कैसे आपने तो कई बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया होगा, वो सारे अनुभव आज हमें बताइए। जी, सबसे शुरुआत तो मेरी रेडियो से ही हुई, और चाइल्ड आर्टिस्ट या बाल कलाकार कह लीजिए। मेरे फादर तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में थे ही, समाचार पढ़ते थे, और मेरे जो चचा थे, मतलब अभी हैं वो, बीच में मॉस्को चले गए थे, अब वापस हिंदुस्तान आ गए हैं, वो भी पहले ऑल इंडिया रेडियो में ही थे और वो भी बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट थे। और वो बच्चों का एक प्रोग्राम किया करते थे जो हर संडे को आता था, चिल्ड्रंस प्रोग्राम कहते थे उसको, और वो बच्चों का प्रोग्राम हुआ करता था। तो शुरू में पहले उनके साथ वहाँ जाना शुरू किया रेडियो के प्रोग्राम्स में। तो जैसा मैं अभी आज आपसे कह रहा था जब मैं यहाँ आया, कि ये जो ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज़ हैं उनकी एक अलग खुशबू है जी। तो जैसे ही यहाँ मैं एंटर हुआ, यहाँ दाखिल हुआ, तो सबसे पहले मुझे बस वही सब बचपन में जब ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियोज़ में जाते थे तो वो सारी चीज़ें याद आ गईं। तो तब तो खैर कुछ कविता पढ़ दी या कुछ ऐसा थोड़ा सिलसिला, वो बच्चों के प्रोग्राम में जाके कोई कहानी सुना दी या कुछ इस तरह का चलता रहता था। फिर बाद में धीरे धीरे रेडियो के नाटकों में मैंने हिस्सा लेना शुरू किया जी। तो नाटकों में हिस्सा लेते थे। अब उस ज़माने में बड़े बड़े नाटककार अपने दीनानाथ जी थे, और कुमुद नागर जी थे, शरद जी थे, सत्येंद्र शरद जी, ये सब ऑल इंडिया रेडियो के ही बड़े नामी डायरेक्टर्स थे और ड्रामा प्रोड्यूसर्स थे ऑल इंडिया रेडियो में। तो फिर धीरे धीरे उन लोगों के साथ मैंने रोल करने शुरू किए।
फिर तभी एक जब हम थोड़े और बड़े हुए, जब हायर सेकेंडरी के आसपास पहुंचे, तो युवाणी प्रोग्राम एक शुरू हुआ जिसमें ड्रामे होते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे कैरेक्टर्स में करते करते फिर फुल लेंथ और एक मेन रोल के साथ ड्रामे मिलने लगे और अनुभव बढ़ता गया। तो शुरुआत मेरी नाटकों से हुई और जैसा मैंने आपको बताया, ये जितने नाटककार जो थे, ये एक ज़माने में लोग कहते थे कि भाई रेडियो तो खाली वॉइस का मीडियम है और आवाज़ ही है जो उस पर जोर देना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं था। इन लोगों के साथ काम करने के बाद मुझे पता चला कि आवाज़ का जो कितना मतलब बड़ा जो जिसे कहना चाहिए कि भूमिका है नाटकों में, जहां सारी तस्वीर आपको आवाज़ से ही खींचनी है, पूरा विजुअल क्रिएट हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये चीज़ आपके सामने हो रही है। और रेडियो के नाटक की वही नाटक सबसे ज़्यादा आपको आप पर असर छोड़ता है, जिसमें सारी तस्वीर खींच जाती है। पूरा नाटक सुनने के बाद आप ऐसा लगता है आपने वो सब देख लिया जी। जब इस तरह की जब होते, और तो हमारे जितने ये नाटककार थे जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, इन लोगों ने यही इसी चीज़ पे हमेशा जोर दिया और कि भाई किस तरह से आपको खाली ये नहीं है कि लाइनें बोल देनी है, उसमें भी उतना ही आपको इन्वॉल्व होना है जी, उसी पात्रों में उसी तरह आपको, जिस तरह से हम लोग जब लाइंस पढ़ लेते हैं, जैसे स्टेज में होता है या टेलीविजन में होता है या फिल्मों में होता है, जहां हम लाइंस को पढ़ के फिर अपने भाव जो हम विजुअली दिखाते हैं वो है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हम याद नहीं करते सारी चीज़ को, पूरी स्क्रिप्ट को, लेकिन इन्वॉल्वमेंट जो है, जो संवादों के अंदर जो पात्र के संवाद हैं उसमें घुसना जो है, उसमें पूरी तरह लीन हो जाना, वो यहाँ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दूसरे माध्यमों में। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। और इस सिलसिले को हम और आगे बढ़ाएंगे सुधीर जी, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी होता है कि एक सुरीले सिलसिले को भी हम शुरू कर लें। और वो सुरीला सिलसिला हम आपसे शुरू इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि हमारे दोस्तों को ये पता चल जाए कि हमारे सुधीर पांडे साहब जो हैं सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करते, गानों के भी शौकीन हैं। और वो कौन कौन से गाने जो हैं वो एक एक करके आप सुनवाते जाएं हमारे दोस्तों को। जी, अभी अब ऐसा है कि कुछ ये रहा है कि पुराने संगीत का जो जादू है या असर है वो निकल नहीं पाता, क्योंकि बचपन से जिस तरह के गानों को सुना है और जिस तरह के संगीत से हम प्रभावित हुए हैं वही अक्सर दिमाग में आता है जी। आजकल का जो शोर गुल वाला संगीत है वो कोई बहुत ज़्यादा अपील नहीं करता। कभी कभी फॉर ए चेंज अच्छा लगता है, पार्टियों में लोग नाच लिए गा लिए और उस तरह से एक शोर शराबा सा हो गया, उतने में तक तो ठीक है, लेकिन दिल की गहराइयों मतलब एक ऐसा होता है कि दिन भर काम करने के बाद, थकने के बाद, दिमागी और शारीरिक थकन को दूर करने के लिए वो जो संगीत है वो पुराना ही संगीत था जी। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक गाने तो पुराने बहुत हैं। अगर हम सिलसिला शुरू करें तो पुरानी गानों का एक गाना था, मतलब मुझे उस ज़माने में भी वैरायटी तो सभी तरह के गानों में थी। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि संगीत कोई बहुत गंभीर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो गंभीर ही होना चाहिए या बहुत सीरियस किस्म के गाने ही होने चाहिए, उनमें भी बड़ा रंग था। अब जैसे नवरंग के गाने थे और वो जा रे हट नटखट बहुत ही खूबसूरत गाना था जी। और बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन और शांताराम जी की बहुत अच्छी फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल, उस तरह की म्यूजिकल फिल्म आज मेरे ख्याल से किसी ने अभी तक तो चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली, चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली, कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी भोली पनी हारी बोली, अरे जा रे हट नटखट ना छूरे मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हट नटखट ना छूरे मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे।
पे धिनक धिनक ताल, झांझ बजे चंग बजे संग में मृदंग बजे अंग में उमंग खुशियाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। अरे जा रे हट लटपट ना दूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। तो दोस्तों ये नवरंग के सारे रंग जो हैं, नवरंग से आप समझ ही गए होंगे। अगर नाटक की बात करें, अभिनय की बात करें, तो उसमें भी अलग अलग रस होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं, और वो सारे रंग आज के इस सितारे में मौजूद हैं। एक एक रंग आपको नज़र आता रहा है, कभी नाटकों में, कभी सीरियल में, कभी फिल्मों में। आज एक अलग रंग के साथ रंगीन सुधीर पांडे साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो अब वो जो सिलसिला हमने कहीं बीच में छोड़ दिया था रेडियो नाटकों वाला, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और सुधीर जी से ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि आपके इस पूरा जो आपने कहा कि बचपन में आप रेडियो नाटकों से जुड़े रहे, आपको पिताजी की तरफ से किस तरह से प्रोत्साहन मिलता था और कितना प्रोत्साहन मिलता था? प्रोत्साहन मिलता था, लेकिन उनका प्रोत्साहन वहीं तक सीमित होता था कि मैं इसको एक शौकिया तौर पर ही रखूं, इसको हॉबी ही रखूं, इसको अपना व्यवसाय ना बनाऊं। तो वो आपको कुछ और बनाना चाहते थे? हाँ, मत नहीं, वो चाहते थे, कुछ और नहीं बनाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि एक ऐसी जगह जाएं जहां एक जीवन की एक सिक्योरिटी जो होती है, क्योंकि उन पे परिवार की पूरी जिम्मेदारियां थीं घर में, वो सबसे बड़े थे।
और उन्होंने अपने छोटे भाइयों को, जो ये मैं अपने चाचा कह रहा हूँ, मेरी बुआ, ये लोग थे जो उनसे छोटे थे, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ के बाद उन्होंने ही सबको पढ़ाया आगे। तो उन्होंने उन पे जिम्मेदारियां रहीं, और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बाद में तो कुछ फिल्मों में उन्होंने काम भी किया, लेकिन उस वक्त अलाउड नहीं था रेडियो के कलाकारों को बाहर काम करना। तो ऑफर तो उनको आते थे लेकिन वो करते नहीं थे, और कुछ बम्बई की फिल्म कंपनियों ने भी उनको आमंत्रण दिया था कि वो उन्हें ज्वाइन करें, लेकिन वही एक जो रिस्क फैक्टर होता है कि ज़िंदगी से आप जुआ जो खेलते हैं, अब वो तो यहाँ है। इसको अगर अभिनय को अगर व्यवसाय बनाना है और इस कला को अगर व्यवसाय बनाना है तो उसमें एक ज़िंदगी के साथ जुआ तो खेलना पड़ता है। अब वो नहीं चाहते थे कि मैं ये जुआ खेलूं, उनका ये था कि एक सिक्योर्ड सा जॉब हो जहां अपना तनख्वाह महीने की मिलती रहे और क्या कहते हैं प्रमोशंस भी होते रहें जैसा रेगुलर होता है, और इसको आप हॉबी की तरह रखिए, शौक रखिए। लेकिन मेरा थोड़ा विपरीत था मामला, मैं इसको व्यवसाय बनाना चाहता था और चाहता था कि भाई इसी को अपना आगे ले जाऊं, इसी में मैं आगे तरक्की करूं। तो इसलिए क्या था कि वो प्रोत्साहन इस तरफ नहीं था कि भाई आप इसको कैरियर बनाइए, लेकिन वो प्रोत्साहन इस तरह से जरूर था कि भाई एक अच्छी परफॉर्मेंस को वो भी एडमायर करते थे। अच्छा, उनको जब रेडियो में पता चलता था, जब वो आते थे तो एक पिछले दिन अगर रिकॉर्डिंग हुई तो उनसे कहते थे लोग कि भाई कल सुधीर ने वो ड्रामा किया और उसमें ये पात्र किया, बहुत अच्छा किया। और जब उनको लोगों से मेरी तारीफ सुनने को मिलती थी तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता था। और होता ये था दूसरी तरह से, कुछ अनजाने में ये कह लीजिए उन्होंने मुझे जो बहुत कुछ दिया वो ये है कि ज़बान, एक अच्छी ज़बान। हालांकि अब तो हम लोग जब बाहरी दुनिया से जब हमारा नाता होता है तो सभी तरह की ज़बान हम लोग मिक्स कर देते हैं, हिंदी, उर्दू और एक हिंदुस्तानी जिसे भाषा कहते हैं। तो पहले तो हिंदुस्तानी भाषा वो होती थी जिसमें हिंदी और उर्दू के मिश्रण होते थे, और अब क्या अंग्रेजी के शब्द भी आ गए हैं, क्योंकि आप जहां भी जाते हैं थोड़ा थोड़ा बहुत उसका प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन उस वक्त क्या होता था, जैसे अभी मैं घर पे हूं तो मैंने कहा कि साहब एक सीधी सी बात है, जब मैंने कहा कि मेरे को वहां जाना है, अगर मैंने ये बोला तो हमारे पिताजी जब सुनते थे तो कहते थे ये नहीं, गलत है, ये मुझे वहां जाना है, ये मेरे को वहां जाना है, क्या है ये, कौन सी भाषा है। तो हर चीज पे वो टोक देते थे। आजकल तो बोला जाता है मैं मेरे दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। हाँ, मैं मेरे दोस्तों के साथ। तो उस वक्त वो हर चीज पे टोकते थे, तो थोड़ा अटपटा सा लगता था, ऐसा लगता था हर बार रोक, क्योंकि वो गलत सुन नहीं सकते थे। मतलब कहीं भी वैसे ठीक है टॉलरेट कर लेते थे, लेकिन हमारे मुंह से या घर में ऐसे कोई गलत बोले तो वो एकदम पकड़ लेते थे, कहते थे कि ये अच्छा नहीं, सुनने को अच्छा नहीं लगता। सुनने में जब भी बोलो साफ बोलो, अच्छे लफ्ज को समझ के बोलो कि क्या है क्या नहीं। तो वो तो बिल्कुल खैर उनका तो ऐसा था कि एक एक मोती की तरह शब्द गिरते थे। और कमाल की चीज़ ये है कि उनके पूरे व्यक्तित्व में ये बात थी, जिस तरह से जब वो बोलते थे शब्द निकलते थे, वैसे ही उनकी हैंड राइटिंग थी जी। इतनी खूबसूरत हैंड राइटिंग मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। एक एक शब्द जब वो लिखते थे वो बिल्कुल मोती की तरह होता था। तो वो उनके व्यक्तित्व में वो सारी चीज थी, लेकिन वो स्वभाव से बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल साधु प्रवृत्ति के रहे जी। सारी जिंदगी कुर्ते पजामे में अपने उन्होंने गुजार दी, और किसी तरह का उनको वो नहीं था कि भाई मैं ये हूं और मैं वो हूं। बहुत ही हम्बल इंसान रहे। और तो एक वो पहलू उनका रहा जो जिसका असर मुझ पर भी आया, जाहिर है। तो कहीं हम भी उस सादगी से मतलब जुड़े रहे और तरक्की करने के बाद भी आगे बढ़ते हुए कहीं वो सादगी रही। लेकिन एक चीज रही, जैसे प्रोत्साहन मैंने बताया कि जबान पर, भाषा पर बोलना क्या है क्या नहीं है, इस पे तो हमें वो उनसे सीख मिलती रहती थी, चाहे अनजाने ही मिले, वो करेक्ट करते थे हमको टोकते थे, उसी तो से हमको ये कह लीजिए कि विरासत में मिला आपको। हाँ, विरासत में मिला आपको। मतलब उसके लिए कोई अलग से ना तो आपकी क्लास लेनी पड़ी, ना आपको कहीं पढ़ना पड़ा, क्योंकि वो तो आपके खून में ही था और वो मिलना ही था आपको जी। बात ये मैं पूछ रहा था आपसे कि जब आपने जिस दिन ये तय किया कि नहीं साहब मुझे तो इसको एक व्यवसाय बनाना है, प्रोफेशन बनाना है, इसी से अपनी रोजी रोटी चलानी है, उस दिन क्या रिएक्शन रहा पिताजी? उस दिन
रिएक्शन तो बड़ा उनका, कहीं कोई टकराव आपका और उनका टकराव विचारों का भी हुआ। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, तो मैंने उनसे कहा अच्छा, मैं उनका डर समझ सकता था। उसकी वजह थी कि मैं एक ही लड़का हूँ, मेरी एक बहन है छोटी, तो हम दो ही हैं जी। तो एक बड़ा स्वाभाविक है हमारे यहाँ इसको इस तरीके से देखना कि भाई एक ही लड़का है तो एक ही परिवार में एक अर्निंग मेंबर है, जो मतलब बनेगा, फ्यूचर का अर्निंग मेंबर होता है। तो माता पिता इसी तरह से सोचते हैं कि भाई ये कोई एक अच्छी सी नौकरी में चला जाए तो अपना जीवन इसका भी सुधर जाएगा, हम लोग भी रह लेंगे। लेकिन वहाँ हमारे फादर का थोड़ा सा ये था कि वो अपने बारे में इतना चिंतित नहीं थे कि भाई हमारा क्या कैसे, कुछ नहीं। उनको ये था कि भाई मैं अपने ज़िंदगी से कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ वो ये जानते थे कि रेडियो में, और बाद में फिर जैसा मैंने बताया कि रेडियो के बाद में फिर मैंने स्टेज पे काम करना शुरू कर दिया था दिल्ली में ही। कॉलेज के दौरान ही मैं बाहर के स्टेज के नाटकों में काम करने लगा, थिएटर करने लगा। और तो सब चीज़ें, पढ़ाई भी साथ साथ चलती रही, नाटक भी चलते रहे, फिर रेडियो के, थिएटर के। और फिर दिल्ली में जब टेलीविज़न सबसे पहले शुरू हुआ, सबसे पहले दिल्ली में ही हुआ था, 68-69 की बात है, 30 किलोमीटर के दायरे में आता था दिल्ली और आसपास के इलाकों में। बाद में आई थिंक 72-73 में बॉम्बे में टेलीविज़न शुरू हुआ। मतलब धीरे धीरे हर जगहों पे स्टेशंस बनने शुरू हो रहे थे उस वक्त। ब्लैक एंड वाइट होता था और बड़े बड़े कैमराज होते थे और स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। ज़्यादातर प्रोग्राम्स, नाटक भी लाइव होते थे। तो उस ज़माने में मैंने वहाँ ऑडिशन दिया टेलीविज़न में, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया जी। मैं ऑडिशन में पास हो गया। तो उन्होंने देखा कि भाई ये टीवी के नाटक भी कर रहा है। तो जब पिताजी ने देखा, और टीवी में भी उस वक्त सारे लोग रेडियो से ही टेलीविज़न में आए थे, कुछ स्टाफ के लोग ट्रेंड हो गए थे, वो वहाँ चले गए थे। तो उन्होंने जब विजुअल मीडियम में आए तो अब बड़ा नया टीवी आया था, तो उसका एक ग्लैमर ही अलग था। उस दौर का आपका एक नाटक मुझे अभी भी याद है, 420 मिनट। हाँ, कुछ ऐसा नाटक था। तो होता क्या था कि अब कॉलेज के दौरान, मतलब कॉलेज जाते थे तो लोगों को पता होता था कि ये टीवी में नया टीवी शुरू, और ये तो टीवी के कलाकार, ग्लैमर का जो था, तो ग्लैमर का एक जो कॉलेज में एक मतलब ये होने लगा कि भाई लोग जानने लगे। ये तो सभी जानते थे क्योंकि मैं कॉलेज में कंपेयरिंग भी करता था कल्चरल प्रोग्राम्स की, और ये वो सब चलता रहता था। तो उनको मालूम तो था कि रेडियो में नाटक करता हूँ, ये करता हूँ, स्टेज प्लेस भी करता हूँ। फिर वो एक नया माध्यम शुरू हो गया टीवी का। तो उसमें भी हम अपना एंटर हो गए और उसमें भी थोड़ा दखल शुरू हो गया। तो ये सब चीज़ हमारे पिताजी देख तो रहे थे, कर तो रहा है सोच के, एक टारगेट बना के, लेकिन बस बात वही आ जाती थी कि होगा क्या, आगे क्या है, भविष्य क्या है। और उस भविष्य के बारे में भी जरूर जानेंगे। वो भविष्य की बात को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं ताकि हमारे सुनने वाले भी सोचें, जरा उस बारे में मंथन करें, और उस मंथन के साथ साथ अगर सुरों की बरसात भी हो जाए तो उनको मंथन करने में भी मजा आएगा। इसलिए आप मेरा इशारा शायद समझ गए होंगे। तो ये मैं एक और गाना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भविष्य क्या है, जो कहते हैं कि सिनेमा में तो भविष्य का कुछ पता नहीं, और ये तो हर इस तरह का मीडियम है यहाँ। तो एक फिल्म जो गुरुदत्त साहब ने बनाई थी, कागज के फूल, जिसको लोग कहते हैं कि भाई जिस फिल्म इंडस्ट्री की असली कहानी है वो, खैर वो कहाँ तक सच है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो बहुत ही अच्छी फिल्म थी। कागज के फूल जो फिल्म गुरुदत्त साहब ने बनाई थी, वो एक, मैं समझता हूँ कि वो हमारे हिंदुस्तान के वन ऑफ द क्लासिक्स में से है। और उसका ये गाना है, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। जी, तो बहुत ही खूबसूरत गाना और बहुत ही खूबसूरत फिल्म। और आइए सुनते हैं ये गाना, और उसके बाद फिर हम जानेंगे सुधीर पांडे जी का वो जो सफर शुरू हो रहा था वो किस तरह से आगे बढ़ा, और सुधीर जी कैसे दिल्ली से मुंबई तक पहुंचे। ज़माने की बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखे ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी,
क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। फिक्र कल की करें, इतनी फुर्सत कहाँ। ये है विविध भारती। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज सेल्यूलॉइड के सितारे हैं रेडियो नाटकों की जानी मानी आवाज, एक मशहूर थिएटर कलाकार, टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता सुधीर पांडे। सुधीर पांडे से बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। सुधीर जी, ये गाने में जैसे कहा गया, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। जी, जी। लेकिन मैं इतने सैड नोट पे इसकी बात नहीं करूंगा जी। मैं तो इसमें से एक लाइन पकड़ना चाहता हूं कि बिछड़े सभी बारी बारी। धीरे धीरे आपका जो वो दिल्ली वाला जो सर्किल था, वो छूटना शुरू हुआ, क्योंकि फिर आप दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए। नहीं, उसमें जैसा मैंने बताया कि वो जो हमारा अपने पिताश्री से चल रहा था टकराव कह लीजिए, या विचारों का एक वो, उसमें ये हुआ कि हमारे पिताजी ने फाइनली ये कहा कि अच्छा भाई, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो एक काम कीजिए, जैसा कि मेरे ख्याल से हमारे हिंदुस्तान में हर परिवार में था कि आप ग्रेजुएट तो हो जाओ कम से कम, बीए या बीएससी तो कर लो, ताकि ये है कि भाई कभी कहीं नौकरी ढूंढनी पड़ी, कुछ नहीं हुआ, तो आप कह तो सकते हो कि मैं ग्रेजुएट हूँ। जी जी। आजकल तो खैर पोस्ट ग्रेजुएट भी और पीएचडी किए हुए लोग भी कोई वैल्यू नहीं है। ये हम तब भी समझते थे, हम तो यही मानते थे कि भाई काम एक अलग चीज है, ये डिग्री विग्री दूसरी चीज है। कुछ जिनको उस तरफ जाना है उनके लिए वो ठीक है, हमें इस तरफ रहना है तो हमारे लिए ये डिग्री है,
डिग्री दूसरी तरह की डिग्री है, जी। क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई डिग्री हो ही नहीं सकती। जी। ये तो करते की विद्या है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। ये तो सागर है, जितना भी करो आपको लगता, मतलब वो बात और है कि आज के लोग जरा सा करके ये समझते हैं कि वो बहुत कुछ सीख गए, लेकिन हम वो नहीं मानते। हमारा ये रहा है कि ये करते की विद्या है, इसका अंत नहीं है। तो अब हुआ ये कि जब पिताजी ने हमारे कहा कि भाई आप ग्रेजुएट तो हो जाओ, तो फिर अब किसी तरीके से नाटक वाटक तो चल ही रहे थे, तो मैंने बीएससी कंप्लीट किया। कैसे थे पढ़ाई में आप? पढ़ाई में मैं एवरेज था जी। एवरेज था, और फर्स्ट क्लास तो कभी नहीं आई, लेकिन ऐसा रहा कि जैसे फर्स्ट क्लास हुआ करती थी 60%, तो मैं 58%, 59%, 55 से फिर 60 के बीच में रहा। 60 टच नहीं कर पाया पेपर पे। हायर सेकंड क्लास, हाँ, जिसको हायर सेकंड क्लास कहते थे, लेकिन वो अब है तो सेकंड क्लास ना। जी। तो फर्स्ट क्लास तो कहलाती ही नहीं थी वो। जी। तो लेकिन ये था कि देखने में ऐसा लगता था कि भाई 59। नहीं, वो क्या होता है ना सर, तसल्ली के लिए गुड़ की जलेबी काफी है, बस। तो ये नहीं कहते कि सेकंड क्लास, बोले साहब हायर सेकंड क्लास है। तो खैर मैंने उसको इतनी अहमियत नहीं दी, तो एवरेज था मैं पढ़ाई में, क्योंकि मेरा मानना यह है कि पढ़ाई जो है, ठीक है, एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आदमी को हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन जिस तरफ इंसान का झुकाव हो, जिसमें इंसान को आनंद आता हो, वो इंसान को करना चाहिए, लेकिन फिर उसमें माहिर होना चाहिए, पूरी उसमें महारत हासिल करो और पूरी ईमानदारी से काम करो। तो यही रहा। तो फिर मैंने क्या किया, तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, तो ग्रेजुएशन हो गया। अब ये रहा कि दिल्ली छोड़ के बॉम्बे कैसे आए। तब हमारे देश में 2 ही इंस्टीट्यूट थे, आज भी हैं वो, एक तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और दूसरा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे का। जी। तो तब तक ये हुआ था कि मैं बात कर रहा हूँ 70 की, 1970, 71, 72, 73, फिल्म इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया था। जी हाँ। फिल्म इंस्टीट्यूट से कुछ लोग बॉम्बे आ गए थे, टेक्नीशियंस भी आ गए थे, और ख़ास तौर पे कुछ आर्टिस्ट लोगों ने, जया बच्चन जी हैं, डैनी हैं, अनिल धवन, असरानी साहब, पेंटल, ये उस दौर के कुछ, सुभाष घई जी भी तब आए थे। तो ये उस दौर के कुछ आर्टिस्ट फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से निकल के बॉम्बे आए। क्योंकि क्या होता है कि ये सफ़र ये है कि अगर हम दिल्ली से बंबई जा रहे हैं, आज भी, तब भी डिफिकल्ट था और आज भी डिफिकल्ट है कि भाई हम शुरू कहाँ से करें। जी। शुरू कहाँ से? कोई शुरुआत तो मिलना चाहिए, कोई सिरा तो होना चाहिए। कुछ सिरा हो, और सिरा इस प्रोफेशन में आज भी नहीं है। जी हाँ। तो तब तो था ही नहीं। आज ये है कि अलग अलग मीडियम आ गए हैं, दूसरी चीज़ें आ गई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, लेकिन तब तो खाली सिनेमा था, और सिनेमा चंद बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के हाथ में था। तो शुरू कहाँ से करें, ये बड़ा डिफिकल्ट था। तो मैंने ये सोचा कि भाई इस इंस्टीट्यूट का थोड़ा नाम हो गया है, यहाँ से कम एक बॉम्बे की इंडस्ट्री में अपना परिचय कराने के लिए एक मदद मिल जाएगी। जी। तो मैंने वो फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर दिया, और ये बात है, पहले मैं 73 में करने वाला था, 73 में कुछ ऐसा हुआ कि नहीं कर पाया, तो 73 से 74 तक मैं फ्रीलांसिंग करता रहा दिल्ली में, जिसमें नाटक भी शामिल थे, सीरियल तो तब थे ही नहीं, नाटक, लेकिन दूरदर्शन और स्टेज के नाटक ये शामिल थे, और रेडियो तो था ही। ये सब हम करते रहे, और फिर 74 में मैंने अप्लाई किया फाइनली, और मैं सेलेक्ट हो गया। जी। और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि उसमें एक रिटन टेस्ट था, उसके बाद ऑडिशन था, और ऑल इंडिया से सिर्फ 10 लड़के और 10 लड़कियां लिए जाते थे। मतलब 20 लोगों की सीट होती थी जी। एक्टिंग कोर्स में, 10 लड़के 10 लड़कियां, और उसमें से भी कुछ रिजर्व होती थी, 2-3, और कुछ फॉरेनर्स के लिए, और कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, और क्लास के लिए, ऐसा कुछ था। तो डिफ़िकल्ट था काफ़ी। तो अब मेरे फादर ने, जब हमसे बात हुई, तो कहने लगे कि भाई अप्लाई कर रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई अप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझसे किसी तरह की सिफारिश की उम्मीद मत करना। जी। उनको लगा कि शायद क्योंकि वो INB मिनिस्ट्री के ही अंदर था, इंस्टीट्यूट है मतलब, तो उनको लगा कि ये मुझसे कहेगा कि ज़रा आप कुछ कह दीजिए, ज़रा देख लीजिए वहाँ क्या होता है। तो कहने लगे वो मुझसे बिल्कुल उम्मीद मत करना उस चीज़ की। जी। और क्योंकि हम जब सेलेक्ट हुए थे एज ए समाचार वाचक,
तो पता नहीं कितने हजार लोगों में तब वो सेलेक्ट हुए थे पार्टीशन के बाद, जब वो न्यूज रीडर बने थे। और वो कहने लगे ये तो बिल्कुल, ये तो ऐसा आर्ट का मीडियम है और ये तो आपकी प्रतिभा का मीडियम, आप में जो जैसी प्रतिभा होगी आपका। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आपसे कह ही नहीं रहा कि मेरे लिए सिफारिश कीजिए और कहिए, मैं बस ये है कि फॉर्म भर दिया है, आपको बता रहा हूँ, अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मैं पूना होके चला जाऊंगा बम्बई। डायरेक्ट बम्बई जाने से बेहतर है कि मैं पूना होके, जिस इंस्टीट्यूट को थोड़ा रिकॉग्निशन मिल गया है, मान्यता मिल गई है, वहां से होके जाता हूँ। तो खैर वो तैयार हो गए और मैंने फिर ऑडिशन वगैरह दिया और मैं सेलेक्ट हो गया फिल्म इंस्टीट्यूट में 74 में। तो फिर 74 से लेके 76 तक मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में रहा। और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से, मतलब जैसे आपने कहा कि दिल्ली से मुंबई का सफर आपने पूना से होते हुए तय किया, तो अभी फिलहाल हम भी कुछ देर के लिए पूना में रुक जाते हैं और एक गाना सुन के फिर आगे यहाँ से हम मुंबई पुणे की जो यात्रा है उसको हम करेंगे डेक्कन क्वीन के जरिए। फिलहाल एक गाना सुनना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मुझे वो गाना याद आता है, क्योंकि लंबा सफर जिंदगी का भी, बहुत सी चीजें ऐसा लगता है कि कैसे कैसे हो। आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं पूना से होके आया तो पुरानी इस तरह की यादें आती हैं, तो उससे बड़ा मिलता जुलता एक गाना है, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, तो मंजिलें हैं कौन सी, ना हम समझ सके ना तुम। ये मैं चाहता हूँ कि सुने दर्शक मतलब श्रोता। तो आइए दोस्तों सुनते हैं वो सुरीली दास्तान जो सेल्यूलॉइड के पर्दे पर गूंज रही थी। उसके बाद एक दास्तान यहाँ भी सुनाई जा रही है, उसे भी सुनाई। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, कौन सी, न वो समझ सके न हम। रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म,
सुधीर जी, अब हम तैयार हैं आपके साथ पुणे से मुंबई जाने के लिए जी। और सिग्नल हमें मिल चुका है आगे बढ़ने का। तो शुरू करें। हाँ, तो ये ऐसा हुआ कि अब 1976 में मैं वो हमारा जो फिल्म एक्टिंग का कोर्स था वो ख़त्म हो गया और फिर तैयारी हुई मुंबई चलने की। अब तो मुंबई जाना ही है, क्या करें कैसे करें। तो हमारे बैच में 4-5 लोग थे जो बॉम्बे से थे, बाकी जो थे वो कोई दिल्ली, 3-4 लोग हम दिल्ली से थे, कुछ इधर उधर हैदराबाद और इधर। तो अब नेचुरली ये था कि भाई इतनी बड़ी महानगरी मुंबई, तो हमने कहा कि फिल्म इंस्टीट्यूट से होके जाएंगे, लेकिन वो जो सिरा था वो सिरा फिर भी नहीं मिला जी। ये हुआ कि भाई कोर्स ख़त्म हो गया और कोर्स से थोड़ा सा ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही, जैसा मैंने पहले कहा कि करते की विद्या है, तो सिखाई तो नहीं जा सकती ये विद्या किसी को, ना कोई इस तरह का स्कूल इसका हो सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे पॉलिशिंग कहते हैं जिसको, जैसे तराशना किसी भी, अगर आप में थोड़ी सी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को एक सही तरीके से एक तराशने की ज़रूरत होती है और उसके लिए कुछ अभ्यास है, कुछ तकनीक हैं जिनका इस्तेमाल एक्टिंग कोर्स में किया जाता है या एक्टिंग क्लास में किया जाता है। तो वही है तो रियाज ही, लेकिन थोड़ा सा उसको एक रियाज को एक दिशा दे दी दिशा मिल जाती है और थोड़ा ये पता लग जाता है कि भाई ये क्या है क्या नहीं। लेकिन प्रतिभा उसी की पॉलिश हो सकती है या उसी की तराशी जा सकती है जिसमें पहले बेसिकली प्रतिभा हो, मतलब एक कम से कम एक आधार तो एक कहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हाँ, देखिए, पत्थर हीरा तभी बन सकता है जब हाँ, वो अपनी कालिख के नीचे कहीं हीरा छुपा हो। बिल्कुल, आपको बस हाँ, जरूरत है वो पत्थर के ऊपर की कालिख को अलग करने की। तो उस तरह से देखा जाए तो 2 साल हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे रहे और एक नया अनुभव था। और लेकिन होता क्या है कि जब आप उस नगरी में पहुंचते हैं, व्यवसाय वाली नगरी में, जहां आपको अपना रोजगार ढूंढना है एक्टिंग में, तब आप सडनली देखते हैं, अचानक आपको ये लगने लगता है कि नहीं भाई, ये तो ट्रेनिंग व्रेनिंग अपनी जगह है, प्रतिभा अपनी जगह है, यहाँ तो कुछ माहौल ही अलग है। यहाँ के लिए कुछ और ट्रेनिंग जरूरी है और यानी कि आपने जो सीखा है पहले तो उसे भूल जाइए जी, कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, वो बात की बात है जी। पहले तो इस माहौल को समझिए कि यहाँ क्या है। तो ये माहौल, जब हम यहाँ आए तो यहाँ एक माहौल में सबसे बड़ी एक चीज जो मैंने तब भी देखी, और आज तो खैर हर चीज ही एक प्रोडक्ट हो गई है, हर चीज एक कमर्शलाइज्ड तरीके से बेची जाती है, हर चीज का प्रचार होता है, हर चीज को एक प्रोडक्ट बनाकर आप मार्केट में बेचते हैं। मतलब उसमें अभिनेता भी है, नेता भी है, सब है। लेकिन उस वक्त भी यही चीज थी, लेकिन इस तरह से प्रोडक्ट नहीं कहा जाता था अपने आप को। लेकिन फिर भी ये था कि अपने आप को मार्केट तो करना ही पड़ता था जी, कि भाई हम लोगों के पास जाएं, डोर टू डोर प्रोड्यूसर्स के पास जाएं और ये कहें कि साहब देखिए, हम ये हैं, सो एंड सो हैं, हमारी ये तस्वीरें हैं, हमें फिल्म इंस्टीट्यूट से हम ग्रेजुएट होके आए हैं और फलाना है ढमाका है। यहाँ मैं आपसे ये भी मतलब अपने सुनने वाले दोस्तों को जरूर ये बोलना चाहूंगा, जो हमारे वो उत्साही दोस्त जो इस काम से जुड़ना चाहते हैं या इस रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको ये बताना जरूरी है कि उस दौर में ये काम बहुत ज्यादा कठिन था, बहुत कठिन था। आज तो अपने आप को दिखाने के बहुत से अलग माध्यम उस जमाने में तो बहुत ही मुश्किल था, और खास तौर पे वो तो चिकने चुपड़े चॉकलेटी हीरोज का जमाना था जी। तो उस वक्त हमारे जैसे जो लोग थे, खैर हम तब भी हीरो बनने के उसमें नहीं थे, और हम तब भी कैरेक्टर रोल्स ही करना चाहते थे। हम चाहते थे कि कोई अच्छे सपोर्टिंग रोल्स मिल जाएं, कोई अच्छा, और ख़ास तौर पे विलेन के रोल जो थोड़े से टिपिकल कन्वेंशनल फिल्मों में वही एक रोल ऐसा होता था जो हर फिल्म में होता था जी। तो ऐसा लगता था कि चलो कोई एक अच्छा विलेन का कैरेक्टर ही मिल जाए, कुछ मिल जाए, इस तरह का एक रहता था। हीरो बनना तो कभी उस तरह से ख्वाहिश थी नहीं, लेकिन वो भी इतना डिफिकल्ट था, इतना मुश्किल था। तो अब सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हमारे अंदर बाकी, चाहे हम अपनी टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को कहें कि साहब हम अपना काम बखूबी जानते हैं, लेकिन ये जो मार्केटिंग वाला काम है ये बड़ा मुश्किल था, जिसे लोग, मतलब यहाँ की भाषा बन गई है ये कि क्या कर रहे हैं जी, हम स्ट्रगल कर रहे हैं।
अब मुझे ये शब्द तब भी खराब लगता था, स्ट्रगल कर रहे हैं, और आज भी अच्छा नहीं लगता ये शब्द जी। क्योंकि ये कहना कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं ये बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने जिंदगी को कभी स्ट्रगल नहीं माना, मैंने जिंदगी को हमेशा एक खोज माना है। जिंदगी खोज है और ये स्ट्रगल जो संघर्ष है वो उस खोज का एक हिस्सा है। जी हाँ। लेकिन अब स्ट्रगल का कोई तरीका, अब मैं कहूं कि साहब मैं प्रोड्यूसर के यहाँ एक प्रोड्यूसर से दूसरे के प्रोड्यूसर के पास काम मांगने जाता हूं, ये स्ट्रगल है, तो वो उस तरह की स्ट्रगल मैं नहीं कर सकता। जी, ये तो खोज है, काम की खोज है। नहीं नहीं, मतलब ये कहने इस तरह का स्ट्रगल तो अगर इसे स्ट्रगल कहते हैं तो हर वो नौजवान जो अपनी एक डिग्री लेता है और उसके बाद नौकरी ढूंढता है तो वो भी स्ट्रगल है। स्ट्रगल है। तो हमने कभी उस चीज को उस तरह से नहीं दिया, और कहीं किसी प्रोड्यूसर के दफ्तर में जाके ये भी नहीं कह पाए कि यार, एक दो बार हिम्मत भी की कि जाएं, क्या करें, तस्वीरें लेके जाएं, लेकिन जाया ही नहीं जाता था। उसे संकोच कह लीजिए या हमारे अंदर वो चीज नहीं थी, तो बड़ा मुश्किल हुआ कि भाई ये कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन एक चीज मेरी समझ में ये आ गई कि खाली तस्वीर के आधार पे तो मुझे काम मिलेगा नहीं। जब तक लोग मेरी प्रतिभा को नहीं देखेंगे, जब तक मेरे लोग काम को नहीं देखेंगे, तब तक कोई मुझे बुलाएगा नहीं। तो इसलिए क्या है कि कुछ ना कुछ काम करते रहना तो जरूरी है। चाहे और उसका एक दूसरा रीजन रोजी रोटी चलाना मुंबई जैसे शहर में, वो भी एक है। वो भी है, लेकिन दूसरा क्या था, जैसे मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था तो मैंने कहा कि चलो थिएटर ही कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर थिएटर से ही जुड़े रहते हैं, ताकि कम से कम शाम के वक्त 3-4 घंटे थिएटर की रिहर्सल्स पे जब जाते हैं तो एक तो रियाज का रियाज बना रहेगा, नाटक होंगे तो दर्शक भी आएंगे, इस तरह का। और तब नया नया ये पृथ्वी थिएटर्स शुरू हुआ था जी, और जेनिफर जी ने ये शुरू किया था पृथ्वी थिएटर। आई थिंक बहुत बड़ा काम कर गई हैं वो इस पृथ्वी थिएटर को बना के। इतनी प्रतिभाओं को, इतने नए नए नाटककारों को और थिएटर ग्रुप्स को प्रोत्साहन मिला कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये तभी 78-79 के आसपास ये थिएटर शुरू हुआ था जी। तो उसी वक्त मैं यहाँ चाह रहा था कि भाई किसी अच्छे थिएटर ग्रुप से जुड़ूं, और तो फिर कुछ ऐसा इत्तेफाक बना कि मैं MS सथ्यू, श्री A.K. हंगल, कैफी आजमी, इनके टच में आया, और इनके इप्टा क्या एक पुराना एक इतिहास चला आ रहा था तो उसके बारे में पता तो था ही। तो इप्टा में मैं नाटकों की रिहर्सल्स चलती थी तो मैं शाम को कुछ समय वहां बिताने लगा। तो मैंने कहा कि देखते हैं, तो और भी कुछ ग्रुप्स में मैं गया, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने कंफर्टेबल उस वक्त मैंने अपने आप को इप्टा में पाया, जहां मैंने कुछ सीनियर थिएटर के लोग देखे और लिटरेचर से जुड़े हुए लोग देखे, जिनके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करने में बड़ा आनंद आया। तो ऐसा लगा कि यहाँ कुछ वक्त शाम को हम जो है रिहर्सल्स में बिता सकते हैं, अच्छे नाटक कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा को जो कहना चाहिए उसका रियाज कंटिन्यू रख सकते हैं। तो लेकिन क्या था, थिएटर में पैसा नहीं था जी। अब वो शाम के वक्त हम अपना पैसा खर्च करके, सांता क्रूज में रिहर्सल होती थी, चेंबूर में मैं रहता था, तो वहां से रोज आना जाना, अब वो तो सब चीजें कन्वेंस वगैरह जो है वो सब अपना ही खर्च हो रहा है, लेकिन और जो नाटक होते भी थे उनसे कुछ मिलता तो था नहीं। तो वो खाली अपने आप को इन्वॉल्व रखने के लिए और अपने आप के जो भीतर एनर्जी है उसको एक सही दिशा मिलती रहे, उसके लिए वो रहा। अब रहा जो बात आपने कही कि रोजगार की, वो तो बहुत जरूरी है जी, क्योंकि आप रह रहे हैं तो घर का किराया भी चाहिए, आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के पैसे भी चाहिए। अब चाहे A ग्रेड जगह में खा रहे हैं, B ग्रेड में खा रहे हैं या सड़क के किनारे खा रहे हैं, लेकिन चाहिए तो सही जी। अब हुआ ये कि यहाँ जो मेरा पुराना अनुभव था रेडियो का और थिएटर का, टेलीविजन का, ये सब काम आया। मैं रेडियो कमर्शियल्स मैंने करने शुरू किए, क्योंकि उस वक्त टीवी तो कमर्शियल था ही नहीं, रेडियो स्टार था उस वक्त सिर्फ रेडियो था। और यहाँ मैं उनको बिल्कुल अपने गुरु समान, अपने पिता समान मानता हूँ। थे उनके संबंध भी हमारे पारिवारिक थे उनके साथ, और मेरे पिताजी के बड़े अच्छे मित्र भी, पंडित विनोद शर्मा जी। जी। बस उनके पास मैं गया, मैंने कहा कि भाई मैं, उनको मालूम था, साहब सब पता था, पूना जब जाता था तब भी उनके यहाँ रुकता हुआ जाता था, बम्बई उनको विजिट करके फिर जाता था, और फिर उनसे कहता भी रहता था कि भाई मैं बॉम्बे आने वाला हूँ, अभी कैसे होगा क्या होगा। तो कहते थे अरे बस होगा, वो अपने जो तेरी तकदीर में होगा वो होगा बस, और क्या है। तो उनका तो वैसा ही था। जी हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने रेडियो जेम्स में गोयल साहब थे और चड्डा साहब थे, विनोद शर्मा जी थे, ये सब गए। उनसे मैंने कहा कि साहब कुछ अब
बाकी चीज़ें तो चल रही हैं, वो तो खोज तो चल रही है, लेकिन अब यह है कि डे टू डे लिविंग भी चाहिए, तो उसके लिए यही एक काम है जो मैं कर सकता हूँ। रेडियो कमर्शियल्स, वॉइसिंग, फिल्मों के रेडियो प्रोग्राम्स बनते थे, ये सब होता था। सुधीर जी इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उस दौर में रेडियो पे जो गाने बड़े गूंजा करते थे, उनमें से कोई एक गाना अगर आप हमें सुनवा दें तो फिर आगे की चर्चा करें। उसमें गाने तो बहुत हुआ करते थे उस जमाने में, और लेकिन एक ये जरूर था कि जब भी ऐसा होता था कि जब उस दौर से गुजरते थे या रेडियो वहाँ रिकॉर्डिंग करके लौटते थे, तो ऐसा लगता था कि यार ये सफर कहीं शुरू तो हो रहा है, लेकिन अब ये जाएगा कहाँ मुझे मालूम नहीं, तो फिक्र भी रहती थी। तो उस वक्त मुझे एक गाना बहुत हमेशा के, वो हम दोनों फिल्म का गाना था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला। दोस्तों ये गाना जरूर सुनिए, लेकिन वो फिक्र को धुएं में उड़ाने की कोशिश मत कीजिएगा। इस सलाह के साथ हम आपको ये गाना जरूर सुनवा रहे हैं। और वैसे हम आपको बता दें कि सुधीर जी भी किसी भी फिक्र को धुएं में नहीं उड़ाते। सुधीर जी धूम्रपान नहीं करते हैं, ये मैं आपको बता दूं, जो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। और आप गाना सुनिए, उसके बाद आगे की बात हम करते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। सुधीर जी गाना बहुत अच्छा आपने सुनवाया, और निश्चित रूप से हमारे जो सुनने वाले दोस्त हैं वो मुझ पर नाराज़ हो गए होंगे, क्योंकि आपसे इतनी अच्छी बात हो रही थी और उसके बीच में मैंने गाने की बात छेड़ दी। और एक बात मैं आपसे कहूं कि वो अभी और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे मुझसे जब मैं ये कहूँगा कि आज इस लंबी बातचीत को हम यहीं रोक रहे हैं, और सुधीर जी से बातचीत का ये अगला हिस्सा हम आपको दोस्तों अगले हफ्ते सुनवाएंगे।
तो इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। उसके बाद लंबी बातचीत जारी रहेगी। सेल्यूलॉइड के सितारे प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे रेडियो नाटकों की जानी मानी आवाज, एक मशहूर थिएटर कलाकार, टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता सुधीर पांडे से अमरकांत दुबे की बातचीत। ये बातचीत का पहला भाग था। अगले सप्ताह भी ये बातचीत जारी रहेगी, सुनिएगा जरूर। तो अब